जब हॉस्टल के कंपाउंड में ये सब चल रहा था, उसी समय हॉस्टल में काम करने वाले स्टाफ मेंबर ने वार्डन को इस बारे में सब बता दिया। वार्डन अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। एक स्टूडेंट भागा भागा देव के पास आया और उसने देव को बताया कि कुछ ही देर में वहां वार्डन पहुंचने वाला है। देव को कॉलेज में कोई परेशान नहीं करता था, बस एक आदमी को छोड़कर, और वो थे वार्डन। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में वार्डन की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से कोई भी स्टूडेंट उनके मुंह नहीं लगता था। वार्डन के बारे में सुनते ही वहां पर मौजूद कुछ लोग चले गए ताकि खुद को बचा सके। देव के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। देव को अब पूरा यकीन हो गया था कि वार्डन को बुलाने के पीछे ध्रुव का ही हाथ है, और ये काम करके उसने खुद को देव का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। देव ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेनी है तो ठीक है। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे की पूरी फिल्म तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगी। एक दिन मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल कर ही रहूंगा, और ये मेरा वादा है। इतना कहने के बाद देव वहां से चला गया और बाकी स्टूडेंट भी वहां से चले गए। ध्रुव ने भी वहां से जाना ठीक समझा। वो भी जानता था कि अगर वार्डन ने उसे देख लिया तो उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उसे बेकार में परेशान होना पड़ेगा। ध्रुव वहां से वापस आ गया और दोबारा लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई में लग गया। लाइब्रेरी में काम करने वाला स्टाफ मेंबर ध्रुव के हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। उसने फिर से फोन में मैसेज किया, सिचुएशन कंट्रोल में है, सब्जेक्ट सिक्योर है, आगे के लिए सभी टीम्स स्टैंड बाय पर रहेगी। उस दिन के बाद ध्रुव और देव की दुश्मनी शुरू हो गई। ध्रुव की लड़ाई अब सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि कॉलेज के सबसे पॉपुलर और पावरफुल स्टूडेंट से भी थी। ध्रुव और देव की दुश्मनी अपने चरम पर थी। जब हॉस्टल में अचानक से वार्डन आ गया, उसके बाद से देव और उसके दोस्त ध्रुव को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हर वक्त उसे नीचा दिखाना उनका सबसे पसंदीदा काम बन चुका था। लोग सिर्फ ध्रुव के बैकग्राउंड को ही नहीं, बल्कि उसके पहनावे और यहाँ तक कि उसकी इस बात का मजाक बनाते थे कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता। हालत ऐसी हो गई थी कि ध्रुव का कैफेटेरिया जाना भी मुश्किल हो गया था। देव ने एक बात और फैला दी थी कि ध्रुव वहां सच में पढ़ने नहीं आया था, बल्कि उसका इरादा अपनी सीट के बदले पैसे लेने का था। देव ने दूसरे लोगों को बताया कि ध्रुव ने उससे अपनी सीट छोड़ने के बदले पैसे मांगे। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना लिया। जाहिर था कि जब इतनी बड़ी बात होगी तो इसकी भनक डिसिप्लिनरी कमेटी तक भी जाएगी। वाइस चांसलर के कानों तक भी ये बात किसी तरह पहुंच गई। कमेटी ने मीटिंग बुलाई, और क्योंकि कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स देव के फेवर में थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ध्रुव का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। एक झूठी अफवाह के लिए ध्रुव को कॉलेज से निकाले जाने की बात हो रही थी। वाइस चांसलर ने कमेटी के फैसले के बाद ध्रुव को अपने कैबिन में बुलाया ताकि वो खुद इस बारे में उसे बता सके। ध्रुव कॉलेज से परेशान हो चुका था। अब उसका हौसला जवाब देने लगा था। जब हर जगह से किसी को सिर्फ हार और निराशा ही मिले, तब अपने फैसले पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। ध्रुव वाइस चांसलर के कैबिन में आया और उसने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। वाइस चांसलर ने ध्रुव से कहा, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्रुव चुपचाप वाइस चांसलर के डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वाइस चांसलर ने फिर ध्रुव से पूछा, कॉलेज में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ध्रुव ने वाइस चांसलर से कहा, सर, आपका कॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद मैं इस कॉलेज के लिए सही नहीं हूं। मेरे यहां आने से कई लोगों को परेशानी है। मैं ऐसी जगह पर रहकर नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। तो वाइस चांसलर ने ध्रुव से कहा, यह सच है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ है, तब तक मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचूंगा। मैंने तुम्हें यहां डांटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है।
आज से कुछ 20 साल पहले तुम्हारी तरह एक लड़का एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर तय करके आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उम्मीद थी कि एक दिन उसके सपने सच हो जाएंगे। शुरुआत के 4 साल वो मुंबई के 80% लोगों की तरह रहा। हर जगह से उसे निराशा ही मिली। उसने जूठे बर्तन मांजे, न्यूज़पेपर बेचे, चाय की दुकानों पर काम किया और फिर बीएमसी में स्वीपर का काम भी किया ताकि कहीं से तो पैसे कमा सके। वो पढ़ने में अच्छा था, उसके पास डिग्रियां थी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। इसी तरह 4 साल बीत गए और घर वाले भी बोलने लगे कि गांव लौटने का समय आ गया है। उसने भी मन बना लिया था कि अब घर वापस चलना चाहिए। एक दिन उसकी किस्मत चमकी और उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो अपने सपनों को पीछे छोड़ चुका है। तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। अगर तुम हार मान जाओगे तो जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनकी जीत हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मेहनत से इस जगह पर पहुंचे हो। जब तुम जानते हो कि तुम सच के साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। अगर तुम्हें किसी से कोई परेशानी होती है तो मुझे बताओ। डिसिप्लिनरी कमेटी सभी की बात सुनती है। कमेटी में बैठे लोग भले ही किसी का फेवर करते हो पर आखिरी फैसला मेरा ही होता है। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हर एक चीज में कोई ना कोई खराबी होती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि क्या खराबी है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि उसे दूर किस तरह किया जाए। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं? ध्रुव ने वाइस चांसलर की बात बहुत ध्यान से सुनी तो उसने कहा, जी सर, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूं। आप ठीक कह रहे, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, गुड, चलो अब तुम अपनी क्लास में वापस जाओ और किसी चीज के बारे में टेंशन मत लेना। ध्रुव वहां से जा ही रहा था तभी उसके मन में एक सवाल आया तो उसने वाइस चांसलर से पूछा, सर, आप जिनकी कहानी सुना रहे थे वो कौन है? वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम इस वक्त उन्हीं से बात कर रहे हो। वाइस चांसलर से मिलने के बाद ध्रुव अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील कर रहा था। वो एक बार फिर लड़ने को तैयार हो गया था। उसके बाद उसी दिन शाम को लोगों को पता चला कि डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले को वाइस चांसलर ने रिजेक्ट कर दिया है। इस फैसले को लेने के पीछे का कारण था कि किसी भी ठोस एविडेंस का न मिलना। इस फैसले से बहुत लोग नाखुश थे लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। देव ने इसके बाद कॉलेज की पॉलिटिक्स को गरमा दिया। इस पूरे मामले में उसने कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंट को खड़ा कर दिया। कई लोगों ने कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी अपनी क्लासेस को बंक किया ताकि अपनी नाराजगी बता सके। कॉलेज मैनेजमेंट ने भी इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पूरी कोशिश की। देव ने पूरे कॉलेज को ध्रुव के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लोग उसे फॉलो करते थे, उसकी बातों को सुनते थे, इसलिए उसके पास मेजॉरिटी का ओपिनियन था। देव खुद स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ बल्कि उसने अपने दोस्त को प्रेसिडेंट बनाया था। उसका ये दोस्त उसकी कोई बात नहीं टाल सकता था। ड्रामा के बीच फाइनली वाइस चांसलर ने देव को अपने कैबिन में बुलाया ताकि उससे बात कर सके। वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहते थे क्योंकि इससे कॉलेज की इमेज खराब हो रही थी। वाइस चांसलर ने देव से कहा, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तुम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कर रहे हो। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग को तुम प्रूफ बनाकर सबके सामने पेश कर रहे हो वो फेक है। मेरे पास इस बात का सबूत है। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। देव ने वाइस चांसलर से कहा, अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज मेरे साथ है और आप भी जानते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले को आप मानेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
एक मामूली रिजर्व स्टूडेंट के लिए इतना परेशान होना सही नहीं है सर। जैसा कि कॉलेज के रूल्स में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको ध्रुव का एडमिशन कैंसिल करना होगा। यही हमारी डिमांड है। वाइस चांसलर ने एक लंबी सांस ली और देव से कहा, मैं उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जरूर कर सकता हूं। देव ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर वाइस चांसलर से कहा, ठीक है सर, सस्पेंशन ऑर्डर से मेरा काम हो जाएगा। शाम तक स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्रुव का सस्पेंशन ऑर्डर पब्लिक कर दिया। उस ऑर्डर को पढ़ते ही ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अभी उसे इस बुरी खबर के बारे में पता चले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसने देखा कि देव 10-20 लड़कों के साथ उसके क्लास में आ गया है। कॉलेज का स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी उसके साथ था और वहां नारे लग रहे थे। देव ध्रुव के पास आया और उसने उसके कानों में धीरे से कहा, लड़ाई अपनी औकात वालों से की जाती है। अगर अपनी औकात से बाहर जाओगे तो ऐसा ही होगा। जिस चिंगारी को तुमने भड़काया था, अब वो आग में बदल गई है। ये आग तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अब तुम्हारे पास वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने भी ध्रुव से कहा, अपना बैग उठाओ और चुपचाप इस कॉलेज से बाहर निकल जाओ। नारों के शोर के बीच में ध्रुव कॉलेज से बाहर की तरफ चला गया। देव का कहा गया एक एक शब्द उसके कानों में किसी सायरन की तरह गूंज रहा था। आज उसने अपनी आंखों से एक सच देख लिया था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं की है जिसके पास पैसा और ताकत है। आखिरी बार ध्रुव ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के मेन गेट को देखा, वही गेट जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार बैठा हो। जब एक पल में सब कुछ बिखर जाए तो कैसा लगता है। जिंदगी में ध्रुव को बस एक मौका मिला। इस मौके से वो अपनी आय के लिए कुछ कर सकता था, उनके पुराने सपने को साकार कर सकता था। ध्रुव ने सोचा था कि एक दिन वो आय को उनका अपना घर देगा। अब ये सभी सपने बस सपने ही रह गए थे। ध्रुव भारी कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी आय को उसके सस्पेंशन के बारे में बताएगा। ध्रुव ने आज तक अपनी आय से कुछ नहीं छुपाया था। दुनिया में बस वही तो एक थी जिन्हें हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। ध्रुव के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसकी आय ही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्रुव कभी भी अपनी आय को तकलीफ में देखना नहीं चाहता था। आखिर वो कौन लोग हैं जो हर कदम पर ध्रुव की मदद कर रहे हैं? क्या ध्रुव की कहानी बस इतनी ही थी? क्या ध्रुव अब कभी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में वापस नहीं जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।